गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी के सिलेबस की। और इसमें बात करें तो पार्ट 1 को हम यहाँ पे जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले आपके सम्मुख यहाँ पे मैं एक थॉट यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहूँगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब बाजुए कातिल यानी कि मतलब यहाँ पर है हर एक वो परिस्थिति जो यहाँ पे बाधा उत्पन्न करने का काम करे, रुकावट उत्पन्न करने का काम करे आपके इस टारगेट को अचीव करने में, तो उसको आपको क्या करते हुए चलना है, साइड करते हुए चलना है और अपने आप को बिल्कुल एकदम मोटिवेटेड रखना है। ठीक है, सिलेबस तो आपने देख ही लिया। एलटी लेक्चरर उत्तराखंड में अगर आप एलटी की प्रिपरेशन करते हैं तो लेक्चरर की प्रिपरेशन खुद ब खुद हो जानी है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रकृतिवाद के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँ, ये सिस्टमेटिक आपको यहाँ पे सीरीज मिलने वाली है, लेकिन फिर से कह रहा हूँ आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। डिपेंड करेगा कि आपका जो है रिस्पांस क्या रहता है, उसी बेस पे यहाँ पे आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू मिल पाएगी। अगर आपका सहयोग अच्छा रहा, आपने अच्छे से कोऑपरेट किया, तो कोशिश करूँगा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब यहाँ पे कवर करा देंगे, लेकिन आपको एक सहयोग यहाँ पे आपके भाई के द्वारा ज़रूर देखने को मिलेगा। प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म जिसको बोला जाता है, नेचुरलिज्म की बात करें तो प्रकृतिवाद की अगर हम बात करें यहाँ पर, प्रकृतिवाद को नेचुरलिज्म बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नेचुरलिज्म बोलते हैं। और नेचुरलिज्म बोलते हैं इसको प्रकृतिवाद की बात करें तो इसका मतलब उस नेचर से नहीं है। एक अगर हम बात करें ह्यूमन नेचर से यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ठीक है, नेचर में अगर बात करें दो टाइप का आपको, एक तो प्रकृति, ठीक है, जो हमारे चारों ओर है, ठीक है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण, एटमॉस्फेयर, ठीक है, और दूसरा प्रकृति यानी कि नेचर या स्वभाव। तो ये प्रकृति बात हो रही है इस नेचर की जो हमारे चारों ओर है, चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है हमारा, जो उसको वातावरण जो है उसकी बात हो रही है। दार्शनिक चिंतन की वह विचारधारा है। आप देखिए प्रकृतिवाद क्या है बोल रहा है, प्रकृतिवाद दार्शनिक चिंतन की एक विचारधारा है। दार्शनिक चिंतन यानी कि दर्शन शास्त्र की बात कर रहे हैं। और दर्शन शास्त्र आपने बीएड में भली भांति पढ़ा होगा, फिलोसॉफी जिसको बोलते हैं, जो प्रकृति को मूल तत्व मानती है। अभी प्रकृतिवाद किसको मूल तत्व मानता है? प्रकृति के इर्द गिर्द ये कहता है बच्चे को फ्रीडम दे दीजिए, यानी कि उसको नेचर, ये किताबी ज्ञान का विरोध करता है। अभी आप पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं नीचे इसमें पूरा आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और प्रकृतिवाद मुझे नहीं लगता इसके बाद फिर आपको कहीं दिक्कत आएगी। प्रकृतिवाद दार्शनिक चिंतन की वो विचारधारा है जो प्रकृति को मूल तत्व मानती है। मूल तत्व किसको मानती है? प्रकृति को मानती है। इसमें आगे देखिए, इसी को इस ब्रह्मांड का कर्ता एवं उपादान, यानी कि उपादान का मतलब है कारण, मानती है। कर्ता और उपादान दोनों इसी को मानती है। किसको? प्रकृति को। किसके? इस ब्रह्मांड के, इस सृष्टि के। यह विचारधारा या यह वह विचार या मान्यता है, कह रहा है। आगे देखिए इसमें कि विश्व में केवल प्राकृतिक नियम यानी कि या बल बोला ही कार्य करते हैं, न कि कोई अप्राकृतिक या आध्यात्मिक नियम। आध्यात्मिक नियम कोई काम नहीं करते। यहाँ पे ये कहता है जो भी यहाँ पे होता है, जितनी भी चीज़ें घटित होती हैं वो किसके कारण होती हैं? वो प्रकृति के कारण होती हैं। ये प्रकृति को ही क्या मानता है? मूल तत्व मानता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आध्यात्मिक इसकी बात ये नहीं करता है। ठीक, तो प्रकृति को ही सेंटर में रखते हुए ये बात करता है। जितने भी चीज़ें इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में घटित होती हैं, उसका कर्ता और उपादान कौन है? प्रकृतिवाद है, ये इसका मानना है। अब आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए प्राचीन काल अगर बात करें, नेक्स्ट लाइन आपको दी हुई है यहाँ पे। प्राचीन काल में जो है शिक्षण पद्धति में अध्यापक क्रियाशील रहते थे। पहले क्या, अगर प्राचीन काल की बात करें तो शिक्षक जो है क्रियाशील रहते थे, एक्टिव रहते थे। ठीक है, लेकिन आज की डेट में अगर बात करें, पहले जो है टीचर यहाँ पे सेंटर पॉइंट हो गया। अब प्रकृति तो है, लेकिन हम टीचिंग की बात करें तो टीचर सेंटर्ड, अध्यापक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित प्राचीन काल में चलता था। लेकिन आज की डेट में क्या होता है? प्रकृतिवाद किसकी बात करता है? बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करता है। बाल केंद्रित, बच्चे को सेंटर में रख के उसको एजुकेशन देनी है। यानी कि कहने का मतलब है बच्चा खुद सीखेगा प्रकृति से, नेचर से, उसको खुला छोड़ देना है। और इसके अगर जनक की बात करें, प्रकृतिवाद के जनक कौन है?
ये भी पूछा जा सकता है प्रकृतिवाद के जनक जो हैं जीन जैक्स रूसो, ठीक है। इस बारे में भी आगे आगे हम इसी वीडियो में बात करेंगे जीन जैक्स रूसो के बारे में, इन्होंने क्या इनकी डेफिनेशन है और क्या इन्होंने प्रकृतिवाद के बारे में अपने विचार रखे हैं, ये भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखिए इसी में ये कहता है कि अध्यापक क्रियाशील रहते थे, बालकों का स्थान गौड़ होता था। गौड़ था मतलब सहायक था, बालक क्या थे, सहायक थे, ठीक है, जो सेकेंडरी थे, कहने का मतलब। टीचर क्या था, मेन था। मुख्य कौन था, टीचर था, यानी कि शिक्षक को पहले मुख्य माना जाता था, मेन माना जाता था, सेंटर यानी कि शिक्षक केंद्रित। अब जो है उस टाइम पे जो बालक था वो सहायक था, द्वितीयक था, किंतु बालक की क्रियाशीलता पर अधिक बल प्रकृतिवादियों ने दिया। और अगर ये क्वेश्चन बनता है कि बालक की जो क्रियाशीलता है, बालक को सेंटर में रखने का काम किसने किया, वो प्रकृतिवादियों ने किया, वो नेचुरलिस्ट ने किया, ठीक है। ये रटने तथा निष्क्रिय अभ्यास की विधि का विरोध करते हैं। ये रटने यानी कि जो पहले रटाई जाती थी चीज़ें, अभी भी अगर बात करें अभी भी रटने पे ही है। बेशक आप देखेंगे कि रूल्स रेगुलेशन आपको दुनिया भर के देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रटने को अभी भी समाप्त नहीं किया गया है, लेकिन काफ़ी हद तक मान सकते हैं उसमें मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ये रटने तथा निष्क्रिय अभ्यास की विधि का विरोध करते थे। निष्क्रिय का मतलब है पैसिव, इंग्लिश में अगर बोलें तो निष्क्रिय को बोलते हैं पैसिव। एक्टिव कौन होगा, जब किसी चीज़ को सेंटर में रखते हुए काम किया जाएगा। एक्टिव अभी कौन है, ये प्रकृतिवादियों के हिसाब से एक्टिव कौन है, चाइल्ड है। लेकिन जब प्राचीन शिक्षा की बात की जाए तो उसमें क्या था, स्टूडेंट पैसिव था, ठीक। तो रटने और निष्क्रिय अभ्यास विधि का विरोध करता है। तो ऐसा भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि रटने और जो निष्क्रिय जो अभ्यास विधि का विरोध है वो कौन करता है, तो कौन सी विचारधारा करती है, तो प्रकृतिवादी करते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे देखिए, प्रकृतिवादी करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लर्निंग बाय डूइंग, आपने पढ़ा होगा लर्निंग बाय डूइंग। ये जो है कौन लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पे चलता है, थियरी पे कौन चलता है, ये प्रकृतिवादी चलते हैं। और ये बोलते हैं करके सीखना एवं अनुभव द्वारा सीखने के सिद्धांतों पर आधारित विधियों के प्रयोग पर बल देते हैं। लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, दो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अनुभव के द्वारा सीखना। कोई चीज़ भी आप सीखेंगे तो एक्सपीरियंस के द्वारा सीखेंगे। एक्सपीरियंस के द्वारा कैसे सीखेंगे, जैसे किसी ने कोई ऐसा काम किया, उसको वहाँ पे डांट फटकार मिली और उसके बाद उसे पता चला कि अगली बार वो उस काम को नहीं करता, उस काम को करने से बचता है, तो कहीं ना कहीं अनुभव ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रकृतिवादी हैं, ये मेन पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये किस पे बल देते हैं, करके सीखने पे बल देते हैं, और दूसरा अनुभव द्वारा सीखने पे बल देते हैं। करके सीखना एवं अनुभव द्वारा सीखने पे बल देते हैं और चाइल्ड को सेंटर में रखना ये रखते हुए चलते हैं, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड बोलते हैं जिसको, बाल केंद्रित शिक्षा पे ये बल देते हैं। रटने और निष्क्रिय अभ्यास पे जो है ये उसका विरोध करते हैं, यानी कि ये करके सीखना और एक्टिव यानी कि खुद करके सीखे, करके सीखना मीन्स खुद ही करेगा बालक, उसको करके नहीं देना है कोई भी चीज़, वो खुद उसको करेगा। और उसमें आज की डेट में जो एनसीएफ है वो भी क्या कहता है, वो कहता है टीचर को टीच नहीं करना है, टीचर को टीच नहीं करना है, उसको क्या करना है, फैसिलिटेट करना है। फैसिलिटेटर बोला जाता है, इसलिए फैसिलिटेटर, आपने वर्ड सुना होगा फैसिलिटेटर। जब मैं बात करूं 2015 में उन्नति प्रोजेक्ट में हम गए थे, तो वहां पे भी हमें यह बताया गया था कि हमें क्या करना है, फैसिलिटेट करना है। तो उन्नति प्रोजेक्ट जो शिक्षा के उसमें आपने देखा होगा रामसा के तहत जो चला था, तो वहां पे भी फैसिलिटेटर का काम करना था, फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, यानी कि सुविधादाता के रूप में टीचर को जाना जाता है आज की डेट में। और एनसीएफ 2005 भी यही कहता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जिसको बोला जाता है। आगे देखिए, इसमें सीखने के सिद्धांतों पर आधारित विधियों के प्रयोग पर बल देता है। इसके अतिरिक्त प्रकृतिवादी विचारधारा ने प्रोजेक्ट मेथड, स्काउट, प्रोजेक्ट मेथड, ये मेन है, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। प्रोजेक्ट, परियोजना विधि जिसको बोलते हैं, आंदोलन, स्कूल यूनियन, बालक क्लब इत्यादि को जन्म दिया। किस किस को जन्म दिया, प्रोजेक्ट मेथड को किसने जन्म दिया, ये पूछा जाता है, तो प्रकृतिवादी विचारधारा ने दिया। ये भी आप क्वेश्चन पॉइंट्स अपने बना सकते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षण विधि के निम्नलिखित सिद्धांत विशेष महत्व देते हैं,
यानी कि प्रकृतिवादी शिक्षण विधि के निम्नलिखित सिद्धांत पर विशेष महत्व देते हैं। किस पे विशेष महत्व देते हैं, कौन से सिद्धांतों पर विशेष महत्व देते हैं, ये पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। इसमें पहले नंबर का जो पॉइंट है हमारा, आप देख सकते हैं, बालक की शिक्षा उसके मानसिक और शारीरिक विकास के अनुकूल होनी चाहिए। बालक को जो भी शिक्षा देनी है वो उसके मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देनी है, के अनुकूल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, शिक्षा सुखमय होनी चाहिए। शिक्षा क्या होनी चाहिए, सुखमय होनी चाहिए, ना कि उसको कहीं से कहीं तक टेंशन, इससे तनावग्रस्त, ठीक है, नहीं होना चाहिए। सुखमय का मतलब है खुल के नेचर में, अगर नेचर से वो एजुकेशन लेगा तो नेचर तो आपको पता है ही, नेचर में जो रहेगा वो क्या रहेगा, सुखी रहेगा। प्रकृति की गोद में जो रहेगा तो उसने तो क्या रहना है, बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहना है, ठीक है। तो तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, शिक्षा में बालक को स्वयं क्रियाशील होने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी कि करके सीखना। क्रियाशील होगा, क्रियाशील कब होगा, स्वयं क्रियाशील, यानी कि जब खुद करेगा वो, ठीक है। चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं, चौथे नंबर का पॉइंट है, शिक्षा प्राकृतिक विकास का अनुगमन करे। क्या करे, शिक्षा प्राकृतिक विकास का अनुगमन करे। इसके पूर्व बालक का नैतिक और मानसिक विकास अनावश्यक है। पहले किसका, प्राकृतिक, यानी कि प्राकृतिक विकास का अनुगमन करे, तब जाके जो है नैतिक और मानसिक विकास होना चाहिए। और उससे पहले नैतिक और मानसिक विकास करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होना चाहिए, प्राकृतिक विकास होना चाहिए, तब जाके, कहने का मतलब है, नैतिक और मानसिक विकास हो। अदरवाइज अगर शुरू में ही इसके, अगर स्टार्टिंग में ही क्या किया जाए, नैतिक और मानसिक विकास किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो अनावश्यक होगा। इसके पूर्व जो है बालक का नैतिक और मानसिक विकास अनावश्यक है, कह रहा है। पहले क्या होना चाहिए, प्राकृतिक विकास होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, शिक्षा प्रणाली में आगमन विधि का ही प्रयोग होना चाहिए। कौन सी विधि का प्रयोग होना चाहिए, आगमन विधि का प्रयोग होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करें, जब मेथड की बात आती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड आपने सुने होंगे। इंडक्टिव को ही बोला जाता है आगमन और डिडक्टिव को बोला जाता है निगमन। ये दो मेथड है, ठीक है। ये स्पेशली अगर बात करें तो ग्रामर टीचिंग में यूज किए जाते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव दो मेथड हमारे पास हैं, ठीक। इसमें अगर बात करें, इंडक्टिव मेथड क्या होता है, जिसमें पहले क्या करते हैं, विशेष तथ्य और घटनाओं का अवलोकन करने के बाद उसके अवलोकन व विश्लेषण द्वारा हम क्या करते हैं, सामान्य नियम बनाते हैं। कहने का मतलब है, हमारे पास पहले क्या है, हमारे पास शुरू में हमारे पास कोई एग्जाम्पल है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला, हमने बोल दिया ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक। ही प्लेज क्रिकेट, हमने यहाँ पे सेंटेंस हमारा हो गया, यहाँ पे लिख रहे हैं हम फिर से, ठीक है। ही प्लेज क्रिकेट, इस सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा, ही प्लेज क्रिकेट, ये हमारा सेंटेंस है। अब हमने इसके बेस पे मेथड बनाया। ये देखिए, पहले तो हमारे पास सेंटेंस है, इसके बेस पे हम क्या बना रहे हैं, मेथड बना रहे हैं। ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या लगाया, प्ले में एस लगा दिया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, एस या ई एस। और लास्ट में क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। ही प्लेज व्हाट, क्या खेलता है वो, क्रिकेट खेलता है। तो व्हाट का आंसर, व्हाट या होम से जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। आपको पता होगा जब आप ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव वर्ब फाइंड करते हैं उसमें। तो हमने क्या किया, एक सेंटेंस के बेस पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक मेथड बना दिया। तो ये क्या है, हमारा आगमन विधि है। और अगर हम क्या करें, हम पहले ये रूल्स पढ़ाएं, पहले मेथड बताएं, उसके बाद सेंटेंस बनाएं। पहले जैसे हम मेथड बता दें, उसके बाद हम सेंटेंस बनाएं, तो वो डिडक्टिव हो जाएगा, ठीक इसके अपोजिट। तो आगमन और निगमन जो विधियां हैं, इनके प्रतिपादक के रूप में किसको जाना जाता है, अरिस्टोटल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, अरिस्टोटल, जिनको हम अरस्तु बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, अरिस्टोटल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, छात्रों को दिया जाने वाला दंड प्राकृतिक होना चाहिए, शारीरिक नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए, ठीक है। प्राकृतिक दंड उनको मिलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, शब्द ज्ञान पर अधिक महत्व न देकर वस्तुओं और अनुभवों पर विशेष बल देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, शब्द ज्ञान पे, ये शाब्दिक ज्ञान को नकारता है, पुस्तकीय ज्ञान को भी नकारता है।
ये बुकिश नॉलेज को क्या करता है, नकारता है, उसका विरोध करता है। पुस्तकीय ज्ञान का भी विरोध करता है, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। ये कहता है नेचुरल यानी कि प्रकृति की गोद में छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र, और खुद से सीख लेगा। तो शब्द ज्ञान पर अधिक महत्व न देकर वस्तुओं और अनुभवों पर विशेष बल देता है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा उसको, प्रकृति में, रियल ऑब्जेक्ट की बात चल रही है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी प्रकृतिवाद की। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप एक कमेंट जरूर छोड़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। प्रकृतिवाद आगे देख सकते हैं, करके सीखने। प्रकृतिवाद जो है करके सीखने को उत्तम समझता है। किसको उत्तम समझता है ये, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है। हमने बताया था ना, पुस्तकीय ज्ञान का, पुस्तकीय अगर नॉलेज का अगर विरोध कौन करता है, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध कौन करता है, तो पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है प्रकृतिवाद। आवश्यकता अनुसार जीवन को संरक्षित करने की कला सिखाती है। जीवन को कैसे संरक्षित करना है, कैसे अपनी लाइफ को मेंटेन करना है, आगे बढ़ाना है, उसके बारे में सिखाता है। द्वारा किसी चीज़ को सीखा जाए तो उसमें औपचारिकताएं नहीं होती, औपचारिकताएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वरन सहजता व स्वाभाविकता होती है। सहजता होगी और स्वाभाविकता होगी। खेल एक स्वाभाविक विधि है। खेल किस टाइप की विधि है, खेल खेल में यानी कि सीखना, वो भी क्या है, एक स्वाभाविक विधि है जिसमें कृत्रिमता का अभाव होता है। आर्टिफिशियलिटी का जो है अभाव पाया जाता है, लैक ऑफ आर्टिफिशियलिटी बोल सकते हैं। जो भी होगा नेचुरल होगा। नेचर है, प्रकृतिवाद है तो नेचुरलिज्म है तो नेचर की बात करेगा, ठीक है, नेचुरल थिंग्स की बात करेगा। अब आगे देखिए, इसमें अगला पॉइंट क्या है, दार्शनिक, लेखक और संगीतकार जीन जैक्स रूसो, ये मेन पॉइंट है। जिनेवा से थे। जिनेवा यानी कि जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की कैपिटल जिनेवा। और जिनेवा से रिलेटेड यहाँ पे 2 पॉइंट हम आपको बताते हुए चल रहे हैं, कहीं जीके में आपको ये हेल्प कर सकते हैं। WTO और WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995, ठीक है, 1995। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। दूसरा है हमारे पास WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके अगर बात करें तो 7 अप्रैल 1948 कब हो जाएगा, 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948, और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ये पॉइंट्स भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। दार्शनिक, लेखक और संगीतकार जीन जैक्स रूसो जिनेवा से थे। रूसो ने सबसे पहले प्रकृतिवाद आंदोलन को लोकप्रिय बनाया, इसीलिए इन्हें प्रकृतिवाद का जनक कहा जाता है। प्रकृतिवाद का जनक किसे कहा जाता है, जीन जैक्स रूसो को कहा जाता है। तो मैं हमेशा से आपको इसलिए कहता हूँ, सीखने सिखाने की प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहनी चाहिए। और कभी भी किसी एग्ज़ाम को अगर हम सेंटर में रखते हुए प्रिपरेशन करते हैं तो हम कुछ चीज़ों पे ही कमांड हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी लाइफ में, मेरा उद्देश्य ये था अधिक से अधिक नॉलेज गेन कर सकूँ, इसलिए मैं आज की डेट में भी सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कोचिंग उनकी प्रोवाइड करता हूँ। और उसमें पॉलिटिकल साइंस की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो अभी ये जीके की बात आ रही थी, तो पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें, राजनीति विज्ञान की इंटरमीडिएट के बच्चों को हमने हाल ही में जो पढ़ाया था, इसके अलावा ज्योग्राफी की बात करें या फिर अन्य सब्जेक्ट की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, इंग्लिश तो मेन सब्जेक्ट है ही, तो कहीं ना कहीं ये हमें थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज देता है। प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है, क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है, रूसो को। आगे बढ़ेंगे, प्रकृतिवाद के बारे में आप देखिए। प्रकृतिवाद का विकास शिक्षा के दर्शन के रूप में 18वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ, 18वीं शताब्दी में हुआ। आपने सुना होगा रूसो के बारे में, आपने सुना होगा। प्रकृतिवाद का विकास जो है 18वीं शताब्दी में हुआ। प्रकृति अपने आप में क्या है, एक संपूर्ण व्यवस्था है। प्रकृति अपने आप में क्या है, संपूर्ण है, और जिसमें मानव और मानव की प्रकृति सहित सभी के अस्तित्व की व्याख्या करना शामिल है। मानव तो आएगा, मानव की प्रकृति सहित सभी के अस्तित्व की व्याख्या भी करना भी इसमें शामिल है, कह रहे हैं, ठीक है, प्रकृतिवाद में।
की पॉइंट्स क्या क्या है आपके लिए, ये नोट डाउन कर सकते हैं आप। प्रकृतिवादी मानते हैं, क्या मानते हैं प्रकृतिवादी? ये मानते हैं कि प्रकृति ही संपूर्ण वास्तविकता है। प्रकृति ही संपूर्ण वास्तविकता है। वे यह मानने को तैयार नहीं है कि कोई महाशक्ति है। वे ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई महाशक्ति है, वास्तविकता है लेकिन कोई महाशक्ति नहीं है बोलते। यह मानव जीवन को प्रकृति की योजना का एक क्या बनाता है, का एक भाग मानता है। दूसरा पॉइंट इसमें आप देखिए, महाशक्ति नहीं है, यह मानव जीवन को प्रकृति की एक योजना का भाग मानता है। ठीक हो गया। शिक्षा के लिए प्रकृति का दो रूपों में महत्व है, दो रूपों में महत्व बता रहा है। एक तो दर्शन के रूप में है, दूसरा शिक्षा के लक्ष्य तथा कार्य प्रणाली के रूप में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। पहला तो दर्शन के रूप में, दूसरा शिक्षा के लक्ष्य और कार्य प्रणाली के रूप में। ये दो प्रकार से जो है क्या मानता है, शिक्षा के लिए प्रकृतिवाद का महत्व है, दो रूपों में मानता है। तो प्रकृतिवाद के जनक आप देख सकते हैं जीन जैक्स रूसो, और अगर बात करें तो 1712 1712 और 1778। आपको मैं यहाँ पे प्रकृतिवाद के बारे में एक पॉइंट और यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको बताना चाहूँगा। 1789 जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने सुना होगा, जिसका जो स्लोगन था क्या था, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी कि लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता समानता और भाईचारा। ये 1789 की जो फ्रांस की क्रांति थी उसका भी नारा था। तो कहीं ना कहीं उसमें भी प्रकृतिवाद की बात होती है, ठीक है, नेचर की। तो प्रकृतिवाद के जनक जीन जैक्स रूसो 1712 टू 1778 दे रखा है, शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण प्रकृतिवादी दार्शनिक थे, जिन्होंने रोते हुए कहा यह क्या है। इन्होंने क्या कहा, यह क्या है। आगे देखिए, पूरा आपको सेंटेंस समझ में आएगा तब। यह क्या है, इसमें आगे बोलते हैं, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है और मैं उसे प्रत्येक जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ पाता हूँ। यह इनका स्टेटमेंट था। मैन इज बोर्न फ्री करके ऐसा कुछ था, ठीक है। आदमी स्वतंत्र पैदा होता है और मैं उसे हमेशा जो है जंजीरों से जकड़ा हुआ पाता हूँ। ये इनका स्टेटमेंट था जीन जैक्स रूसो का। इस रोने की आवाज़ ने यूरोप का चेहरा बदल दिया और इसकी गूंज पूरी दुनिया में दूर दूर तक सुनाई दी। मनुष्य प्रकृति की सर्वोच्च रचना है। प्रकृति की सर्वोच्च रचना कौन सी है? प्रकृतिवाद मानता है कि प्रकृति की सर्वोच्च रचना जो है मनुष्य है, ठीक है। ये हम सभी भी इस चीज़ को मानते हैं, ठीक है। प्रकृति जो है सर्वोच्च रचना है, सॉरी, मानव जो है प्रकृतिवाद की सर्वोच्च रचना है। प्रकृतिवाद के जनक जीन जैक्स रूसो, इसके बारे में हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, ठीक है। रचना है और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले, ठीक। व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से प्रकृति से सीधे सीखने की अपेक्षा करने वाले बच्चे के अंतर्गत कौन सी जो है प्रक्रिया आती है, बोल रहा है। व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से प्रकृति से सीधे सीखने, प्रकृति से रैंडमली अगर सीख रहा है, ठीक है, सीधे सीधे सीख रहा है, यानी कि एक्टिव लर्नर की बात हो रही थी ना इसमें प्रकृतिवाद में। तो सीखने की अपेक्षा करने वाले बच्चे के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया आती है, कौन सी प्रक्रिया आती है? तो उसमें व्यावहारिकतावाद आता है, यथार्थवाद, आदर्शवाद या प्रकृतिवाद। तो आपको पता है प्रकृतिवाद तो प्रकृतिवादी है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा के दर्शन के रूप में प्रकृतिवाद ने शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार पर बहुत प्रभाव डाला है। ये कहा जा रहा है इसमें, यह शिक्षा में सभी बाहरी संयमों का खंडन करता है। किसी भी प्रकार का बाहरी जो संयम है उसका खंडन करता है। ये कहता है जितनी भी शिक्षा प्राप्ति होती है वो प्रकृति से प्राप्त होती है, ठीक है। और यह शिक्षा सभी अनावश्यक और औपचारिकताओं की निंदा करता है। किसी भी जो है अनावश्यक या औपचारिकताओं की क्या करता है, निंदा करता है। शिक्षा की अगर प्राकृतिक प्रणाली में बात करें तो कक्षाओं, पाठ्य पुस्तकों, समय सारणी, औपचारिक पाठों, पाठ्यचर्याओं और परीक्षाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, ये बोलता है। यानी कि जो बुक किस नॉलेज है उसका कोई स्थान नहीं है प्रकृतिवाद में। प्रकृतिवाद कहता है कि बच्चे को खुला छोड़ दीजिए, जैसे कि परिभाषा आपने देखी होगी जीन जैक्स रूसो की, तो ये खुला छोड़ने के लिए कहता है, बच्चे को स्वतंत्र छोड़ने के लिए, और वो खुद से नॉलेज गेन कर लेगा, करके सीखेगा, या लर्निंग बाय डूइंग होगा, या लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने भी ज्ञान प्राप्त करके। बेशक वो पढ़े लिखे कम होते हैं लेकिन उनका अनुभव बहुत काम आता है, ठीक है। और जो शिक्षा वो देते हैं शायद वो शिक्षा आज के बच्चों में उसका अभाव पाया जाता है।
इसीलिए पुरानी कहावतों को हमें कहना पड़ता है। पुरानी कहावतों में इतना दम है कि उन्होंने उस टाइम इस चीज़ की मतलब ऐसी कहावतें बना दी जो आज हम जिनका यूज करते हैं, जो आज हमें रियल में लगता है कि हाँ जो है, अगर उन कहावतों को बोलते हैं तो उस टाइम पता चलता है कि कितना मतलब उस टाइम पे उन्होंने अगर बात करें आज की डेट की इन कंपैरिजन ऑफ मॉडर्न एरा, आज की अगर युग की बात करें तो उसकी तुलना में उस टाइम पे उन्होंने जो भी कहावतें कही वो अपने एक्सपीरियंस के बलबूते दी, और अनुभव के द्वारा जो सीखा हुआ ज्ञान है वो क्या होता है, एकदम परमानेंट होता है। ठीक है, ये आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा। की पॉइंट्स की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अनुभव कहाँ से होगा, सेंस ऑर्गन, और सेंस ऑर्गन की बात चलेगी तो प्रकृतिवादी ज्ञानेंद्रियों के सीखने पे बल देते हैं। एक पॉइंट ये भी बन सकता है, प्रकृतिवादी किस पे बल देते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, सेंस ऑर्गन के द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है। क्योंकि हम किसी चीज़ को देखिए, हमने जैसे कोई गर्म कुछ तवा है तो या कढ़ाई है उसमें हाथ लगा दिया तो उसके द्वारा क्या होगा, हाथ जलेगा, तो उसके बाद दूसरी बार बच्चा उस गलती को करने से क्या करता है, डरता है। कहीं ना कहीं उसने सेंस ऑर्गन के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, ये अनुभव के द्वारा। चॉक एंड टॉक मेन पॉइंट है, आप देख सकते हैं अगला पॉइंट जो है, चॉक एंड टॉक पद्धति का कोई दायरा नहीं है। चॉक एंड टॉक पद्धति का कोई दायरा नहीं है। ठीक है, दूसरा, शिक्षक की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। महत्वपूर्ण भूमिका सेंटर पॉइंट पे किसको रखा है, चाइल्ड को, बच्चे को। शिक्षा की प्राकृतिक प्रणाली में बाहरी अनुशासन का कोई स्थान नहीं है। शिक्षा की प्राकृतिक प्रणाली में बाहरी अनुशासन का कोई स्थान नहीं है। खुद से होगा, खुद से सेल्फ डिसिप्लिन की बात चलती है। ठीक है, इस प्रणाली में लागू किया जाने वाला एकमात्र अनुशासन प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन है। आगे देखिए, प्रकृतिवाद का औपचारिक शिक्षा में कोई विश्वास नहीं है। वादियों के लिए औपचारिक शिक्षा कृत्रिम और शातिर है, यानी कि आर्टिफिशियल और शातिर है। कहने का मतलब है प्रकृति से सीधे संपर्क से ही अच्छी शिक्षा प्राप्त की जाती है। प्रकृति से सीधे संपर्क में, जो प्रकृति के संपर्क में आने से जो नॉलेज प्राप्त होता है उसको ये बढ़ावा देता है। ठीक है, सीधे संपर्क में। इसका मतलब ये है कि बच्चे को सीखने में पूरी आज़ादी दी जाए, उसे अकेला छोड़ दिया जाए, बिल्कुल मुक्त, बिल्कुल कंप्लीटली फ्री उसको छोड़ दिया जाए। उसे प्रकृति के पन्नों से बिना किसी हस्तक्षेप के सीखने दें। उसे एक अन्वेषक खोजकर्ता के रूप में प्रकृति में फेंक दिया जाना है। यानी कि खुद करेगा, वहाँ पे खोज भी करेगा, वहीं पे सीखेगा भी, सब कुछ करेगा। ये प्रकृतिवादी कहते थे। प्रकृतिवादी बच्चे की स्वतंत्र और सहज आत्म अभिव्यक्ति पर जोर देते हैं। स्वतंत्र और सहज आत्म अभिव्यक्ति पे जोर देते हैं। रूसो और गांधी जी द्वारा जो प्रतिपादित इसका प्रहरी प्रकृति की ओर वापसी, बैक टू नेचर, बैक टू नेचर, बैक टू नेचर, यानी कि आपने सुना होगा। और बात करें बैक टू नेचर की तो प्रकृति की ओर कौन ले जाता है हमें, अगर लिटरेरी एजेस की बात करें तो रोमांटिसिज्म, नेचर पोएट, आपको पता होगा। तो रोमांटिसिज्म में भी हमें कहीं ना कहीं नेचर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्पेशली विलियम वर्ड्सवर्थ तो नेचर पोएट के नाम से ही जाने जाते हैं, आपको पता भी है। इस प्रकार बच्चे की संपूर्ण शिक्षा उसके अनुभवों और उसके प्राकृतिक परिणामों से आएगी। जो भी प्रकृति से के संपर्क में रह के जो भी एक्टिविटीज़ करेगा, उनके परिणामों द्वारा उससे जो रिजल्ट मिलेगा उसके द्वारा ही उसकी शिक्षा जो होगी, संपूर्ण शिक्षा उसको मिलेगी। कहने का मतलब है उनकी पूरी शिक्षा मानव विकास के प्राकृतिक नियमों के अनुसार होगी। आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद आधारित है। प्रकृतिवाद किस पे आधारित है, प्रकृतिवाद जो है प्रकृति पे आधारित है, तो इसमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं हमें। ठीक, नेक्स्ट इसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका अनिवार्य रूप से क्या अर्थ है जब प्रकृतिवादी प्रकृति के अनुसार बच्चे को शिक्षित करने की अनुशंसा करता है। तो प्रकृतिवादी प्रकृति के अनुसार बच्चे को शिक्षित करने की अनुशंसा करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा जन्मजात प्रकृति के अनुसार बच्चे को शिक्षित करना। जो उसकी अपनी इनबोर्न क्वालिटी है, उसका नेचर है, उसके अनुसार ही उसको शिक्षित करना है। अब उसको ज़बरदस्ती रटी रटाई चीज़ें नहीं सिखानी है। प्रकृतिवाद शिक्षा के संदर्भ में बच्चे की प्राकृतिक बुद्धि और प्राकृतिक वृद्धि और विकास के साथ शिक्षा को अनुरूपित करने पर बल देता है। जो उसकी अपनी नेचुरल जो इंटेलिजेंस है और उसके
और उसके साथ साथ डेवलपमेंट की बात कर रहा है कि साथ साथ जो है शिक्षा को अनुरूपित करने पर बल देता है। की पॉइंट्स क्या है इसमें, आप देख सकते हैं, यह ध्यान इस दर्शन से उपजा है। किससे उपजा है ये? उपजा है कि बच्चों में अंतर्निहित प्रवृत्तियां और क्षमताएं होती हैं। अंतर्निहित होती हैं, इनिट क्वालिटी जिसको बोला जाता है। ये आपने सुना होगा, अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य जीवन से सामंजस्य स्थापित करना, विवेकानंद जी की भी परिभाषा है। ये सारी जो है शिक्षा हमारे अंदर होती है, कहीं ना कहीं उसको एक मार्ग देना पड़ता है, एक दिशा देना। जैसे पानी बह रहा हो कहीं पे, आप इस चीज़ को मैं कितनी बार अपने बच्चों को भी इसका एग्जांपल देता हूँ, कहीं पे पानी बह रहा है, उसको जैसे जैसे आप अंगुली से इशारा देंगे तो वहाँ को हो जाएगा, ठीक है। एक दिशा देनी है उसको, उचित दिशा देनी है, तो बाह्य जीवन से उसका सामंजस्य स्थापित करना है। और इतनी सारी चीज़ें तो हम सीखते नहीं हैं बुक से, कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जब अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो तब पता चलता है हमारी जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनके बारे में। तो अपने आप को जानना, आत्मदर्शन, अंतर्दृष्टि, ये आपने सुना ही होगा, ठीक है। खुद का दर्शन करना, इंटरव्यू तो इसका मेन वो है, ठीक। किसी के अंदर झांकना है तो उसके विचारों से पता चलेगा। इसमें देखिए यह ध्यान से उपजा है, ये हमने ऑलरेडी इस पॉइंट को पढ़ लिया। अब एक बच्चे को अगर बात करें, इसलिए एक बच्चे को प्रकृति के अनुसार शिक्षित करना मुख्य रूप से इसका मतलब है। प्रकृति के अनुसार ही उसको ट्रेंड किया जाए। बच्चे आगे देखिए, बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों और शक्तियों को समझना, बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा, जिज्ञासा किसको बोलते हैं? जानने की इच्छा, ठीक है। रुचियों और अधिगम शैलियों को देखना और पहचानना, प्राकृतिक विकास को बढ़ावा देने वाले अनुभव प्रदान करना, ऐसे वातावरण और गतिविधियां बनाना जो बच्चे को हाथों के अनुभवों के माध्यम से खोजने, प्रयोग करने और अधिगम की अनुमति दे। तो इस टाइप की उसके सामने बोल सकते हैं वो रखनी है, एक लक्ष्य रखना है जिसके माध्यम से, यानी कि वो खुद उसका सॉल्यूशन भी ढूंढे और खुद करके सीखे वहाँ पे। अगर नहीं आता है तो हमने फिर से उसमें बात की थी, एनसीएफ जो कहता है फैसिलिटेट करता है वहाँ पे टीचर का काम। बच्चे की प्राकृतिक लय गति का लय और गति का सम्मान करना, जो भी जिस स्पीड से भी सीख रहा है उसको रिस्पेक्ट देना, ठीक है, उसका सम्मान करना, यह स्वीकारते हुए कि बच्चे अलग अलग दरों से अधिगम करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस जिसको बोलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो हर किसी व्यक्ति में, हर किसी बालक में जो है सीखने की गति अलग अलग होती है, ठीक। और गतिविधि और आराम के लिए अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। आगे आप देख सकते हैं इसमें लास्ट में हिंट क्या है हमारे पास, भौतिक प्रकृति के नियमों की अगर बात की जाए तो भौतिक प्रकृति के नियमों का अध्ययन यह वैज्ञानिक अन्वेषण का एक घटक हो सकता है, लेकिन यह बच्चे की जन्मजात प्रकृति के अनुसार शिक्षा देने के मूल को शामिल नहीं करता। तो आगे देखिए, बच्चों को पार्कों में ले जाना, बाहरी अनुभव प्राकृतिक शिक्षा के लिए मूल्यवान हो सकते हैं, लेकिन यह एकमात्र विशिष्ट व्यवस्था नहीं है। आगे देखिए, इसमें कक्षाओं को सजाना यह एक सुखद वातावरण बना सकता है, लेकिन यह बच्चे की प्राकृतिक प्रवृत्तियों का सम्मान करने और उसके व्यक्तिगत विकास का समर्थन करने के मूल सिद्धांतों को संबोधित नहीं। अब देखिए, कहीं ना कहीं इसमें अगर बात करें, जो आज की डेट में होता है, जैसे एजुकेशनल टूर होते हैं, ठीक है, एजुकेशनल टूर होते हैं जो शैक्षिक भ्रमण जिसको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्यों कराए जाते हैं? शैक्षिक भ्रमण क्यों जरूरी है? तो शैक्षिक भ्रमण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो वातावरण में जाके, प्रकृति में जाके वहाँ से खुद से नॉलेज गेन करेगा। एक तो यह है किताबी ज्ञान के द्वारा वो उन चीज़ों के बारे में सीखता है, और दूसरा, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया कि चितई मंदिर के बारे में दे दिया, या किसी दूसरे मंदिर के, जागेश्वर मंदिर के बारे में दे दिया, या बागेश्वर मंदिर के बारे में दे दिया, कहीं पे भी हम बात करें, केदारनाथ मंदिर के बारे में बताया, तो ये चीज़ें बताने से ज़्यादा ज़रूरी है बच्चा वहाँ जाके खुद से ज्ञान प्राप्त करे, तो वो क्या होगा, स्थायी होगा, परमानेंट होगा, ठीक। तो कैसी लगी आपको वीडियो, जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।